इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को समझेंगे, उसके ऑपरेशंस को देखेंगे और एड्रेस इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और वीडियो के एंड में हम प्रैक्टिकली सी लैंग्वेज में कोड लिखकर इसको रन कर कर देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लिंक्ड लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टैक डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को हम कुछ इन दो लाइनों से डिफाइन कर सकते हैं। पहली लाइन है स्टैक इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर वेयर इंसर्शन एंड डिलीशन अकर्स एट ओनली वन एंड। और दूसरी हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहली लाइन का मतलब तो आपको समझ आ गया होगा कि इसमें हम एक ही एंड से इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हैं। और स्टैक एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। तो स्टैक हमारी लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का मतलब ये डाटा स्ट्रक्चर एक सीक्वेंस में होती है। फॉर एग्जांपल हमारी एरे एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एलिमेंट 2 है, तो 2 के पीछे एक एलिमेंट है 1 और 2 के बाद एक एलिमेंट है 3। तो यहाँ पर एक ही प्रेडिसर और एक ही सक्सेसर होता है एक एलिमेंट का। अगर हम नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर एक के बाद दो एलिमेंट हैं, 2 और 3। और 2 के बाद यहाँ पर फिर दो एलिमेंट हैं, 4 और 5। तो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक एलिमेंट के एक से ज्यादा सक्सेसर हो सकते हैं। लेकिन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक एलिमेंट का एक ही सक्सेसर होगा और एक ही प्रेडेसर होगा। मतलब कि एक एलिमेंट के आगे और पीछे एक ही एलिमेंट होगा। जबकि नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में एक एलिमेंट के आगे एक से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं और उसके पीछे भी एक से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं। तो और दूसरी लाइन है लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब है कि जो एलिमेंट लास्ट में जाएगा वो पहले वापस आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ स्टोन्स रखे हुए हैं। जब इन स्टोन्स को रखा गया होगा तो सबसे पहले ये वाला स्टोन रखा गया होगा, फिर उसके बाद ये वाला, ये फिर ये, और फिर नेक्स्ट, और सबसे एंड में ये वाला स्टोन रखा होगा जो सबसे ऊपर है। लेकिन जब हम इनको रखेंगे वापस, इस स्टोन्स जो हमने रख इनको वापस से हम नीचे रखेंगे जमीन पर, तो इनमें से हम सबसे पहले ये ऊपर वाला स्टोन उठाएंगे और फिर उसके बाद ये वाला। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो स्टोन हमने सबसे लास्ट में रखा हमने उसको सबसे पहले उठाया, जो हमने सेकंड लास्ट उठाया फिर उसको हमने लास्ट वाले के बाद उठाया। तो ऐसे हम एक एक स्टोन को उठाते चलेंगे और जो हमने सबसे पहले स्टोन रखा था ये वाला, इसको हम सबसे लास्ट में उठाएंगे। तो ये हमारी एक स्टेक का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। और एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर बुक्स का। हमारी बुक्स जो रखी रहती हैं, तो सबसे पहले हमने इस बुक को रखा, फिर उसके बाद ये वाली बुक को, फिर उसके बाद ये थर्ड बुक को। तो इस प्रकार से हमने बुक को रखा और सबसे लास्ट में हमने इस वाली बुक को रखा। लेकिन जब हम इन बुक को वापस से उठाएंगे तो सबसे पहले हम जो बुक हमने लास्ट में रखी थी इसको हम सबसे पहले उठाएंगे, फिर उसके बाद सेकंड लास्ट को उठाएंगे, फिर उसके बाद थर्ड लास्ट को, और सबसे एंड में हम वो वाली बुक उठाएंगे जिसको हमने सबसे पहले रखा था। तो ये स्टैक डाटा स्ट्रक्चर के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि स्टैक डाटा स्ट्रक्चर में क्या होता है। जो एलिमेंट हमने डाटा में सबसे बाद में डाला है उसको हम सबसे पहले प्रोसेस करेंगे, सबसे पहले हम उससे काम करेंगे। अब हम स्टैक में ऑपरेशंस की बात करते हैं। तो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर में तीन ऑपरेशन होते हैं। पहला होता है पुश। पुश एलिमेंट का मतलब होता है कि टू इंसर्ट एलिमेंट इन स्टैक, कि हमें अपने स्टैक डाटा स्ट्रक्चर में कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना है तो उसको हम पुश कहते हैं। दूसरा हमारा ऑपरेशन होता है पॉप। अगर हमें कोई एलिमेंट स्टैक डाटा स्ट्रक्चर में से डिलीट करना होता है तो उसके लिए हम पॉप ऑपरेशन का यूज करते हैं। और तीसरा ऑपरेशन होता है पीक। पीक ऑपरेशन क्या करता है, जो हमारा एलिमेंट टॉप पर होगा तो प्रिंट कर देगा। तो अब हम थोड़े से डायग्राम्स की हेल्प से समझ लेते हैं इस डाटा स्ट्रक्चर और ऑपरेशंस को। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एक एरे डिफाइन की 5 एलिमेंट्स की। जो हमारे स्टैक की जो हाइट होती है उसे हम टॉप कहते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारा टॉप -1 है क्योंकि हमने अभी अपने स्टैक को डिफाइन नहीं किया, उसमें एलिमेंट्स नहीं डाले। और उसके बाद अब हम ऑपरेशन को देखते हैं। तो हमने हमने एक 5 एलिमेंट्स की एरे डिफाइन किया। अब हम एरे की हेल्प से अपने स्टैक को डिजाइन करेंगे। और उसके बाद हमने एक पॉप ऑपरेशन चलाया। ये हमारा एक स्टैक है या एरे है। तो जब हम पॉप क्या करते हैं, एक एलिमेंट को डिलीट करता है। लेकिन अभी हमारा ये पूरी तरीके से खाली है, हमारी एरे पूरी तरह से एम्प्टी है। तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट डिलीट करने के लिए नहीं है, तो हमारा पॉप ऑपरेशन डिलीट नहीं कर सकता। जब हमारे स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं होता फिर भी हम अपने पॉप ऑपरेशन को कॉल करते हैं, तो ये केस अंडर फ्लो कहलाता है कि हमारे स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है
लेकिन फिर भी हमने पॉप ऑपरेशन कराया, तो ये अंडरफ्लो केस है, क्योंकि हमारा पॉप डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि कोई एलिमेंट प्रेजेंट है ही नहीं, कोई एलिमेंट हमारा डाटा में स्टोर है ही नहीं। फिर इसके बाद हमने पुश ऑपरेशन का यूज करके टैग में एक एलिमेंट पुश किया 10, और हमारा टॉप एक से इंक्रीज हो गया, 0 हो गया। और ये 0 इसलिए हुआ क्योंकि हमारा जो एरे होता है, जो उसके इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो 0 से 4 तक होती है, और हमने अपना एरे 5 एलिमेंट्स के लिए डिफाइन किया था, तो वो 4 तक इंडेक्स वैल्यूज की जाएगी। और इसके बाद हमने पुश 20 किया, तो यहाँ पर हमारा टॉप एक और इंक्रीज हो गया, और यहाँ पर हमारा एक नया एलिमेंट स्टोर हो गया 20। अब हमारे दो एलिमेंट स्टोर हो चुके हैं, 10 और 20। इसके बाद हमने फिर से एक पुश ऑपरेशन कॉल किया, और हमारे अब 3 एलिमेंट स्टोर हो चुके हैं, और हमारा टॉप 2 हो चुका है। अब आपको ये समझ आ रहा होगा। फिर हमने पॉप ऑपरेशन का यूज करके एक एलिमेंट को डिलीट कर दिया, तो यहाँ से 30 डिलीट हो चुका है, और हमारा टॉप फिर से एक कम हो चुका है, 2 माइनस 1 होकर 1 रह गया है। इसके बाद हमने पुश 55 करके एक और एलिमेंट ऐड किया, और हमारा टॉप 2 हो गया। और इसके बाद हमने एक पुश ऑपरेशन का यूज करके 34 इंसर्ट किया, पर टॉप 3 हो गया। फिर से हमने पुश 15 का यूज करके एक और एलिमेंट स्टोर किया 15, और अब हमारी स्टैक पूरी भर चुकी है, और हमारा टॉप 4 हो चुका है। और फिर दोबारा हमने एक और बार पुश ऑपरेशन कॉल किया, तो क्या हुआ, हमारा जो एरे थी वो फुल हो चुकी थी, क्योंकि वो हमने 5 एलिमेंट्स के लिए डिक्लेयर की थी, और हम अब उसमें 5 एलिमेंट ऐड कर चुके हैं, 5 एलिमेंट स्टोर कर चुके हैं। अब जो हमारा पुश ऑपरेशन है वो एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो हमारी एरे थी उसका साइज फुल हो चुका है। तो जब हमारी एरे का साइज फुल हो जाता है और उसमें स्पेस नहीं बचता, तो उस केस को हम कहते हैं ओवरफ्लो केस। हमने पुश ऑपरेशन को कॉल किया, लेकिन वो एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि स्टैक में स्पेस है ही नहीं, स्टैक फुल है। तो उस केस को हम ओवरफ्लो केस कहते हैं। हम इसके कोड को भी देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, stdio.h फाइल इंक्लूड करने के बाद हमने एक कांस्टेंट डिफाइन किया है मैक्स नाम का, और इसमें हमने वैल्यू दी है 5। तो यहाँ पर हमारा ये कांस्टेंट बन जाएगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया है टॉप, और इसको हमने वैल्यू दी है -1। तो देखिए, जो हमारा टॉप रहेगा ये हमारी स्टैक की हाइट बताएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि ये टॉप के पास हमारे टॉप मोस्ट एलिमेंट का इंडेक्स रहेगा। तो जब तक हमारी कोई स्टैक बनी नहीं है, तो शुरुआत में उसका इंडेक्स होगा -1, तो इसलिए हमने इसको वैल्यू दी है -1। और उसके बाद मैंने एक और एरे डिक्लेयर की है, एंटर ए मैक्स, और इस एरे का साइज है मैक्स। और उसके बाद मैंने अपने फंक्शंस को डिक्लेयर किया। पहला फंक्शन पुश, जिसका रिटर्न टाइप मैंने रखा वॉइड, और इसमें पैरामीटर मैंने दिया इंट। और दूसरा फंक्शन मैंने डिफाइन किया वॉइड पॉप, और इसके पैरामीटर को मैंने वॉइड रखा। और तीसरा फंक्शन हमने पीक को डिफाइन किया, जिसके रिटर्न टाइप और पैरामीटर दोनों वॉइड हैं। और उनके बाद अगला फंक्शन बनाया मैंने डिस्प्ले। इस डिस्प्ले फंक्शन की हेल्प से हम सभी एलिमेंट्स को, स्टैक के सभी एलिमेंट्स को प्रिंट करेंगे। और इस मेन फंक्शन को हम जब प्रैक्टिकली करेंगे तब देखेंगे। तो देखिए, ये हमारा पहला फंक्शन है वॉइड पुश। तो जो हमने पैरामीटर लिया था इंटीजर टाइप को, उसको हमने नाम दे दिया m। तो मतलब हमें इस m को स्टैक के अंदर इंसर्ट करना है। तो इसमें सबसे पहले हमने ओवरफ्लो की कंडीशन लगाई, इफ मैक्स -1 इक्वल टू टॉप, कि अगर हमारा टॉप एलिमेंट का इंडेक्स मैक्स -1 के इक्वल हो, तो वो प्रिंट हो जाए ओवरफ्लो केस। तो देखिए, ये हमने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमने एरे डिक्लेयर किया था वो मैक्स साइज का था। तो जो हमारा लास्ट इंडेक्स होगा वो होगा मैक्स -1 साइज का, कि अगर हमारा मैक्स -1 टॉप के इक्वल हो जाए, टॉप यानी कि हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हमारा यहाँ पे ओवरफ्लो केस प्रिंट हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तब हमारा ये एल्स वाला पार्ट चलेगा, जिसमें मैंने क्या किया है, तो जिसमें मैंने सबसे पहले टॉप को अपडेट किया है। मैंने किया है टॉप इक्वल टू टॉप +1, और उसके बाद मैंने ए टॉप इंडेक्स पर एम को स्टोर करा लिया। तो इस प्रकार से हमारा एलिमेंट स्टैक के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। और उसके बाद अगला फंक्शन है हमारा पॉप फंक्शन। इसमें हम एलिमेंट को डिलीट करेंगे, इसमें हम टॉप मोस्ट एलिमेंट को डिलीट करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एम नाम का, इसके अंदर हम डिलीटेड एलिमेंट को स्टोर करेंगे। और उसके बाद देखिए, हमने यहाँ पर क्या किया, इफ टॉप इक्वल टू -1, कि अगर हमारा टॉप -1 के इक्वल है, तो उसका मतलब कि हमारी स्टैक जो है वो बिल्कुल खाली है। तो हमने यहाँ प्रिंट करवा दिया अंडरफ्लो केस, क्योंकि जब हमारी स्टैक में कोई एलिमेंट ही नहीं होगा तो हम डिलीट किससे करेंगे। और अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तब हमारा ये एल्स वाला पार्ट चलेगा। इस पे मैंने लिखा है m इक्वल टू ए टॉप, जिससे कि हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट की वैल्यू m में स्टोर हो जाएगी।
और उसके बाद मैंने लिखा है टॉप इक्वल टू टॉप -1, कि जो हमारी टॉप की वैल्यू है वो एक कम हो जाए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया डिलीटेड एलिमेंट इज परसेंटेज टी, और इस परसेंटेज डी की जगह पर एम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम पॉप को डिफाइन करेंगे। और उसके बाद अगला फंक्शन है हमारा वॉइड पी फंक्शन। तो देखिए इसमें भी हमने एक वेरिएबल लिया है एम नाम का, और उसके बाद मैंने इसमें भी अंडरफ्लो कंडीशन लिखी है, इफ टॉप इज इक्वल टू -1 तो हमारा प्रिंट हो जाए अंडरफ्लो केस। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तब हमारा ये एल्स वाला पार्ट चलेगा, जिसमें मैंने एम के अंदर ए टॉप की वैल्यू को स्टोर करवाया, और बाद में मैंने अगली लाइन में प्रिंट करवाया टॉप मोस्ट एलिमेंट इज परसेंटेज टी। तो यहाँ पे डिलीटेड एलिमेंट की जगह पर आएगा टॉप मोस्ट एलिमेंट, जिसमें हमारी एम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद हमारा अगला फंक्शन है डिस्प्ले फंक्शन। इसमें हम स्टैक के सभी एलिमेंट्स को प्रिंट करेंगे। तो देखिए इसमें मैंने सबसे पहले एक आई वेरिएबल डिक्लेयर किया, जिसको हम लूप में यूज करेंगे। तो इसमें भी मैंने अंडरफ्लो की कंडीशन चेक की कि अगर हमारा टॉप -1 के इक्वल हो तब अंडरफ्लो की प्रिंट हो जाए, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तब हमारा ये एल्स वाला पार्ट चले। और इस एल्स वाले पार्ट में हमने सभी एलिमेंट्स को प्रिंट करवाया। तो देखिए यहाँ पे हमने एक फॉर लूप लगाया, और इस फॉर लूप को हमने आई इक्वल टू टॉप से शुरू किया, यानी कि जो हमारे एलिमेंट प्रिंट होंगे वो टॉप से प्रिंट होना शुरू होंगे। जो एलिमेंट को हमने सबसे लास्ट में दिया था वो सबसे पहले प्रिंट होगा। और उसके बाद मैंने एक कंडीशन लिखी आई इज ग्रेटर देन -1, कि जब तक हमारा आई -1 से बड़ा रहे तब तक हमारा ये लूप चलता रहे। और मैंने अपडेशन में लिखा आई माइनस माइनस, कि एक बार लूप चलने के बाद हमारा आई की वैल्यू 1 से कम होती जाए। और इस लूप के अंदर मैंने प्रिंट करवा दिया ए आई को, जिससे कि हमारे सभी एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से डिस्प्ले फंक्शन हमारा काम करेगा। तो अब हम अपने कोड को प्रैक्टिकली रन करके देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले वॉइड मेन फंक्शन में पॉप फंक्शन को लिखा, क्योंकि अभी हमारी टैग बिल्कुल खाली है तो यहाँ पर अंडरफ्लो केस आना चाहिए। और उसके बाद हमने पुश फंक्शन में कुछ एलिमेंट्स की वैल्यू लिखी, और उसके बाद डिस्प्ले और पीक फंक्शन को कॉल किया। तो अब हम इसको रन कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी सबसे पहली लाइन आई अंडरफ्लो केस, क्योंकि सबसे पहले हमने अपने पॉप फंक्शन को कॉल किया, और शुरुआत में हमारी स्टैक बिल्कुल खाली थी तो वो किसी भी एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकता, इसलिए हमारा अंडरफ्लो केस था। उसके बाद हमने अपने पुश फंक्शन को कॉल किया 3 बार, और फिर उसके बाद हमने अपने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया। तो यहाँ पर ये डिस्प्ले फंक्शन का आउटपुट है तीनों। और डिस्प्ले के बाद हमने अपना पी फंक्शन कॉल किया, और पीक फंक्शन में यहाँ पर लिखा रहा है डिलीटेड एलिमेंट इज 30। तो पीक फंक्शन में हमारी प्रिंटिंग मिस्टेक थी, यहाँ पर हम डिलीटेड की जगह टॉप मोस्ट एलिमेंट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर 3 बार पुश फंक्शन को और कॉल किया, जिसमें हमने वैल्यू दी 45, 50 और 23। तो अब हम इसको रन कर देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट आ रहा है। तो हमारा सबसे पहले वही पुराने वाला आउटपुट आ रहा है, पॉप पुश और डिस्प्ले फंक्शन तक का। फिर हमारा पीक फंक्शन का आउटपुट ये है, टॉप मोस्ट एलिमेंट इज 30। और लास्ट में फिर हमारा ये एक लाइन लिखी आ रही है ओवरफ्लो केस। तो ये वो हमारे पुश 23 वाले फंक्शन का आउटपुट है, क्योंकि हमारे इस पर ओवरफ्लो केस आ गया है। इस वीडियो में हमने स्टैक इम्प्लीमेंटेशन एरे की हेल्प से कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम एरे की इम्प्लीमेंटेशन लिंक लिस्ट की हेल्प से देखेंगे।